नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से अपने तैयारी को भी कर रहे होंगे। साथियों, अगर आज बात की जाए तो आप सबको पता होगा कि आपका यह प्रैक्टिस सेट क्लास चल रहा है, जिसमें आपका प्रैक्टिस सेट साथियों आपका लगभग 1 से लेकर 4 तक अपलोड कर दिया गया है। आज आप प्रैक्टिस सेट नंबर 5 पे हम लोग बात करने वाले हैं साथियों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी साथी नहीं देखे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे प्रैक्टिस सेट को जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें प्रश्न है जो कि आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ साथियों। इसमें अगर बात की जाए तो प्रश्न 1 से साथियों 50 तक जो आपका है वो आपका मैथ और रीजनिंग है, जो कि आपके सिलेबस में साफ साफ दिया गया है। और प्रश्न साथियों आपका 50 के बाद आपका 100 प्रश्नों तक क्या है, तो 100 प्रश्न और 150 प्रश्न अगर बात की जाए साथियों, तो 50 से अगर 150 की आपका क्या है, तो सामान्य अध्ययन है, जीएस का पॉइंट का प्रश्न है। ठीक है, तो इसको पूरा आप लोग देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही बेहतर प्रश्न है। और साथियों एक बात और बता देते हैं आप सभी को कि आपका जो कि पेपर 1 होने वाला है लैंग्वेज का, वो भी आपका क्लास अपलोड हो रहा है। तो जो साथी नहीं देखे हैं उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। आपका वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का क्लास अपलोड डेली किया जा रहा है, तो उसको भी जाकर देखिए। और इन सभी के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सबसे पहले हम साथियों सामान्य अध्ययन पे बात करेंगे। सामान्य अध्ययन का जो कि आपका पता होना चाहिए साथियों कि आपका 100 प्रश्न आपका सामान्य अध्ययन का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सामान्य अध्ययन पे करेंगे, उसके बाद आपका अंत में मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 51 क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। कहता है किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग, जो कि साथियों होता है कोशिकांग, उसको कौन सा अंग है? ठीक है, कोशिकांग का जो अंग आपसे पूछा जा रहा है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा क्या? तो याद रखिएगा आपका नाभिकीय। कई बार यह हम प्रश्न आपको बताए हैं, तो याद रखिएगा यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह भी याद रखिएगा कि स्तनधारी के कोशिका के नाभिकीय का आकार कितना होता है, तो लगभग साथियों याद रखेंगे 6 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, जो कि कोशिका के कुल आयतन का 10% क्या होता है, तो घेरता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, यह भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कहता है अम्लीय विलयन में फोनिल थेलिन जो है इस रंग का कैसा होता है? फेलिन थेलिन का जो रंग है यह कैसा होता है? याद रखेंगे यह जो होता है आपका साथियों क्या होता है, तो रंगहीन होता है। इसका कोई भी रंग नहीं होता है, याद रखेगा। ठीक है, बात की जाए अगर लिटमस की, तो साथियों लिटमस की कैसा रंग होता है, तो लिटमस आपका होता है साथियों नीला। यह भी आप लोग याद रखेगा। वहीं पे अगर बात की जाए मेथिन का होता है क्या, तो मेथिन का होता है आपका ऑरेंज। चुकंदर का होता है साथियों लाल बैगनी। तो ये सभी चीज़ आपसे भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ध्यान देंगे। कहता है बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न लगभग 3 से 4 बार बीपीएससी में पूछा गया है। पूरा फैक्ट के साथ हम आपको बता सकते हैं, प्रूफ के साथ। इसको हम दावा के साथ प्रश्न को बता सकते हैं, क्योंकि हमें याद है। और इसका राइट आंसर जो है साथी, यह हो जाएगा आपका पिता के गुणसूत्र से, याद रखेगा। ठीक है, बच्चे का जो लिंग होता है साथियों, यह पिता के गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है। और मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यह बात आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है वन्य, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वायवीय श्वसन क्या है? वायवीय जो श्वसन है यह क्या है? तो वायवीय श्वसन जो है यह आपका हो जाएगा क्या, तो ऑक्सीजन का उपस्थिति में श्वसन है, याद रखेगा। साथियों ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। और वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का अणुओं के 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होते हैं। एटीपी क्या होता है, कल के क्लास में हम आपको बताए थे, तो आप लोग जरूर से देखिएगा पिछले क्लास को, आपके लिए इंपॉर्टेंट सारा का सारा क्लास है। बात की जाए नेक्स्ट प्रश्न की, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिली हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद डैश निकलेगी। याद रखेंगे यहाँ पे राइट आंसर जो है वह हो जाएगा आपका क्या, तो मुख्य अक्ष के समानांतर। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिली हुई प्रतीत
होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद क्या होगा, तो मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, वो इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है निमोनिया डैश की सूजन के कारण होता है। निमोनिया जो है यह डैश की सूजन के कारण होता है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर है वह क्या है, तो यकृत। साथियों याद रखेंगे, सॉरी यह क्या हो जाएगा साथियों, तो फेफड़ा, क्षमा चाहेंगे थोड़ा सा, यकृत नहीं फेफड़ा हो जाएगा, याद रखिएगा। साथियों निमोनिया जो है यह फेफड़ा के सूजन के कारण होता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए इसके बारे में तो थोड़ा डिटेल में याद रखिएगा कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण साथियों ये क्या होता है, तो हृदय घात होता है, हृदय में प्रॉब्लम होता है, यह भी याद रखिएगा। और अल्कोहल अधिक प्रयोग करने पर साथियों यकृत में क्या होती है, तो यकृत में सियोरिसिन नामक एक बीमारी हो जाती है, यह भी याद रखिएगा। निमोनिया का मुख्य कारण अगर बात की जाए आपसे, तो क्या होता है, जीवाणु या फिर विषाणु संक्रमण होता है। ये सभी क्या होते हैं साथियों, कथन को याद रखिएगा। आपसे कोई भी प्रश्न पूछ दे तो आप लोग यही कीजिएगा कि आप लोग सही करके आइएगा, ठीक है। हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोग बेहतर इस बार रिजल्ट लेकर आएँ, सब कुछ क्लियर आपका होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम आपको एक प्रश्नों के जगह पे कई और प्रश्न उससे मिलता जुलता बताते हैं, ताकि वह ना आए तो कोई और आपसे लड़ जाए क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर बात की जाए तो कहता है सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके डैश गैस उत्पन्न करते हैं। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा क्या, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन। साथियों याद रखेंगे सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए नाइट्रोजन की, तो यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन क्या है साथियों, यह गैस है, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। यह सभी चीज़ आप लोग याद रखेंगे, कोई भी चीज़ आपसे पूछा जाए तो आप लोग बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ध्यान दीजिएगा, कहता है निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में कहा जाता है। तो 100% आप सबको पता होगा कि जो ओ होता है साथियों, ओ पॉजिटिव जिसके रक्त होते हैं वो सभी को क्या कर सकते हैं, रक्त दे सकते हैं, सिवाय सबसे ले नहीं सकते हैं, यह भी बात याद रखिएगा। इसलिए इसे यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कहता है किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को डैश के रूप में जाना जाता है, याद रखेंगे। यह राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो यहाँ पे राइट आंसर जो है यह हो जाएगा द्रव्यमान संख्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द्रव्यमान संख्या हो जाएगा, याद रखेगा। किसी परमाणु के नाभिकीय में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है उसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रव्यमान संख्या जो कि ए इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है, यह भी आप लोग याद रखेगा। चलिए उसके बाद अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि आयोडीन युक्त नमक है, आयोडीन युक्त जो नमक है साथी वह है आपका ए और बी दोनों, मतलब कि साथियों ऑप्शन ए और एक ऑप्शन बी जो है यह दोनों हो जाएगा, याद रखेंगे। NaCl प्लस Kl और NaCl प्लस KlO3 ये दोनों हो जाएगा आपका राइट आंसर। ध्यान देंगे नेक्स्ट प्रश्नों पे, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आपको विटामिन सी की बड़ी आपूर्ति प्रदान करता है। विटामिन सी की जो बड़ी आपूर्ति है साथी वह क्या है, तो याद रखेंगे वो हो जाएगा आपका क्या, तो याद रखेंगे खट्टे फल। खट्टे फल जो है यह विटामिन सी की आपूर्ति करता है। आप सबको पता होगा कि विटामिन सी जो है यह खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जिसमें आपका ऑरेंज आ गया, नींबू है, संतरा है, आपका आंवला है, ये सभी चीज़ है, दही है, ये सभी में क्या होता है, तो एम्यूनिक एसिड होता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद्युत धारा डैश के प्रवाह की दर है। विद्युत धारा अगर बात की जाए तो याद रखना होगा आप सभी को कि साथियों यह विद्युत आवेश होता है, याद रखिएगा, ठीक है, विद्युत आवेश होता है, यह बात आप लोग याद रखेंगे। अगर बात की जाए इसके फॉर्मूला का साथियों तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है I = Q/, साथियों टी जो है यह आपका विद्युत धारा का फॉर्मूला हो जाएगा, विद्युत आवेश का, विद्युत आवेश का। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, उससे पहले थोड़ा सा 1 मिनट और हम आपको इसके बारे में बता देते हैं ताकि आपसे कोई भी चीज़ छूटे ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि विद्युत धारा की जो इकाई होती है वह क्या होती है, तो एम्पियर होती है, क्योंकि ये सब चीज़ बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। विद्युत धारा का प्रवाह धातुओं या ठोस में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण संभव होता है साथियों, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा,
जब ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत ध्वनि से अधिक चाल की गति करता है तो हवा में आघात तरंगे उत्पन्न होती है। इस आघात तरंग का निर्मित अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि क्या कहलाती है? ध्यान दीजिएगा, जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सोनिक बूम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फेमस ये प्रश्न है, इसलिए यह राइट आंसर सोनिक आपका बूम हो जाएगा, याद रखिएगा। बात की जाए इसके बारे में तो याद रखेंगे ना होगा आप सभी को यह साथियों कि इसके बारे में कि जब ध्वनि उत्पाद स्रोत ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति में होती है तब क्या होता है, तो वायु में प्रवाहित तरंगे शोक वेव जिसको कहते हैं उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसको आप सब लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हम बार बार बोलते हैं कि जब भी हम क्लास लें, आप जब भी मेरा क्लास देखें तो आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ बताएं आप उसको नोट डाउन करते चलिए। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर कॉपी पेन लेके बैठते होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल रूट सब्जी नहीं है? ठीक है, यह आपसे पूछा जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इसमें रूट है जो सब्जी नहीं है कहा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा साथी क्या, तो टमाटर जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। टमाटर क्या है, तो मूल सब्जी नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। गाजर है, सलजम है, मूली है, यह सभी जो है यह जड़ वाली सब्जियां हैं, इनका जड़ खाते हैं हम सभी, आपको यह पता होना चाहिए। ठीक है, गाजर को भी हम लोग खाते हैं, सलजम को भी खाते हैं और मूली को, इसके जड़ को तो हम लोग आसानी से खाते हैं, इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात की जाए तो कहता है CH3 CH2 CH2 OH का IUPAC नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11 12 में, तो वहाँ से यह प्रश्न को आप 100% सही कर पाएंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा आपका साथी क्या, याद रखिएगा इसका नाम हो जाएगा आपका ऑप्शन साथियों डी जो है प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल कहेंगे इसको, याद रखिएगा। ठीक है, अगर बात की जाए आगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, कहता है किसी पदार्थ के उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र के से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र जाने डैश कहा जाता है। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, किसी पदार्थ के उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाने डैश कहा जाता है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विसरण। ठीक है, याद रखिएगा विसरण किसको कहते हैं, तो किसी पदार्थ के उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र में निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाने वाले को विसरण कहते हैं। विसरण के समांतर मिश्रण बनता है जब, साथियों याद रखिएगा कि सजीव कोशिका में अमीनो अम्ल के संवहन से विसरण की क्या होती है, मुख्य भूमिका होती है। और सबसे तीव्र गति में विसरण गैस में, सबसे धीमी गति में विसरण ठोसों में होता है। ठीक है, सबसे तेज गति में विसरण कहाँ होता है, तो गैस में होता है, और सबसे धीमे कहाँ होता है, तो ठोस में होता है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की कहता है कि नींबू का रस खट्टा होता है क्योंकि इसमें डैश होता है क्या, तो याद रखेंगे इसमें जो होता है आपका वो होता है आपका क्या, तो इसमें अम्ल होता है। ठीक है, एसिड होते हैं, इसको याद रखेंगे। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्लास कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आप सभी से विनती है कि इस क्लास में, इस चैनल पे और भी अधिक से अधिक अपने यूट्यूब परिवार में और भी लोगों को जोड़ें, ताकि आपका परिवार बड़ा हो सके। और आपके परिवार जब बड़ा होगा तो आपको और भी बेहतर ढंग से कंटेंट अवेलेबल करवाए जाएंगे साथियों। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि इसको शेयर करते चलिए। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है हमें, और थोड़ा सा आप लोग भी हमारी मेहनत को समझिए, थोड़ा सा इसको शेयर करते चलिए। कहता है पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है, याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन साथियों डी, क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी की सतह की निकटतम वायु की परत जो है वह क्षोभ मंडल कहलाती है, इसको आप लोग याद रखेंगे। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो कहता है मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, याद रखेंगे मानव शरीर का जो सबसे बड़ा आंतरिक अंग है वो है आपका यकृत। शायद आपको यह बात सुन के आश्चर्य होगा, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यकृत जो हमारा होता है यह सबसे बड़े अंग होते हैं, याद रखेगा। जिसका अगर बात की जाए साथियों तो यकृत को गीजड़ या फिर कलेजा भी कहते हैं। ठीक है,
तो याद रखिएगा जो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, याद रखेंगे यकृत से ही पीत रस बाइल जूस निकलता है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसको याद रखिएगा। गन्ना में डैश पाया जाता है, साथ ही गन्ना में जो है वह क्या पाए जाते हैं, तो याद रखना होगा आप सबको कि ग्लूकोज प्लस प्लस प्रोटो क्या पाए जाते हैं, तो ग्लूकोज प्लस प्रोटोज पाए जाते हैं। ठीक है, ग्लूकोज प्लस प्रोटोज पाए जाते हैं। और प्रोटोज एक क्या है, तो मोनोसेक्रोडाइट है, यह भी याद रखिएगा। जब जो दो मोनोसेक्रोडाइट जुड़ते हैं तो एक अणु बनता है जिससे डाइसे, याद रखिएगा कि जिससे क्या बनता है, तो डाइसेकेराइड कहा जाता है। ठीक है, ये सभी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। थोड़ा सा समझ में मुझे आ रहा है कि थोड़ा सा यह साइंस का जो वर्ड है वो टफ है, लेकिन आपको याद रखना होगा। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि बेरी बेरी किस वजह से उत्पन्न होती है। बेरी बेरी जो है यह आपको किस वजह से होती है, तो याद रखना होगा आप सभी को कि यह आपका विटामिन B1 की कमी से होती है। ठीक है, अगर अन्य बात की जाए अन्य विटामिन की कमी से होने वाले रोगों की, तो याद रखिएगा विटामिन A की जो कमी से होती है वह क्या होती है, तो रतौंधी होती है। साथियों याद रखेंगे विटामिन B1 की कमी से आपका बेरी बेरी होता है, विटामिन B2 की कमी से आपका ग्लासी ग्लासी टिसस होता है, और विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी होता है साथियों, या फिर मसूड़ों का फूलना होता है। विटामिन डी के कमी से आपका रिएक्ट होता है, विटामिन ई की कमी से प्रजनन शक्ति में कमी होती है। तो ये सारे के सारे आप डिसेस को याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है सारे बीमारी को, और पूछा जा सकता नहीं है, पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो दंत चिकित्सक दांतों के आवृत्ति प्रतिबंध देखने के लिए किस प्रकार का दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। जो डॉक्टर होते हैं डेंटल डॉक्टर साथी, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो दांत के अंदर जो प्रॉब्लम होता है उसके प्रतिबिंब को, उसके पिक्चर को किस प्रकार के दर्पण से देखते हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट है आंसर वह क्या होगा, तो अवतल दर्पण। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण के बारे में। कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है। ठीक है, यौवन का मतलब होता है जवानी, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो कहा जा रहा है कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है, याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थाइमस। ठीक है, याद रखेंगे थाइमस ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है, और थाइमस ग्रंथि वन में हृदय से आगे स्थिर होती है, यह भी कथन आप सब लोग याद रखेंगे। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंगों का एक अभिलक्ष्य नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विद्युत चुंबकीय। ध्यान दीजिएगा विद्युत चुंबकीय ध्वनि तरंग का एक अभिलक्ष्य नहीं है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग फोटोन की बनी होती है, और सभी विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य जो है वह आपका 10⁻14 क्या होता है साथियों, मीटर से लेकर 10⁴ मीटर तक होता है। ये सारे कथन को आप सब लोग याद रखिएगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कहता है निम्नलिखित में से किस विटामिन को B2 के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर होगा आपका कौन सा, तो साथियों याद रखेंगे आपका ऑप्शन बी, एक सेकंड, ऑप्शन बी साथियों राइबोफ्लोविन जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइबोफ्लोविन को विटामिन B2 के नाम से जाना जाता है, और यह कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य पदार्थों के उपापचय में भाग लेता है। इसकी कमी से साथियों शारीरिक भार में कमी आ जाती है, ओठ जिह्वा तथा त्वचा में रूखापन आते हैं। ये सारे बीमारी को आप लोग याद रखेगा, इन सारे लक्षण को याद रखेगा। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मूसा पाराडीसिका का नाम सामान्य प्रचलित नाम क्या है। इसका जो सामान्य प्रचलित नाम है वह आपका क्या है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा केला। ठीक है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद आपको सुनकर अचरज लग रहा होगा, केला इसका राइट आंसर होगा। बात की जाए अगर बात नेक्स्ट, तो यहाँ पे आप सभी लोग सेब की भी याद रखेंगे कि सेब का वनस्पतिक नाम जो है यह आपका क्या है, तो मेलस प्लूमिया है। ठीक है, मेलस प्लूमिया है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये सभी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बात की जाए नेक्स्ट, तो निम्नलिखित में कौन सा अंग मानव क्षेत्र की संरचना से संबंधित है। मानव क्षेत्र की संरचना से संबंधित जो अंग है वो आपका हो जाएगा क्या, तो परितारिका हो जाएगा, आइरिस। ठीक है, जिसको आइरिस भी कहा जाता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरण का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया होता है साथियों, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, और पारा
परितारिक जो है यह एक पतला गोलाकार तथा गहरे रंग का पेशीय डायफ्राम होगा। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है खेतों में घूमने वाले रसायनों की अत्यधिक मात्रा फलने फूलने के लिए पोषण तत्व डैश के रूप में कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर जो है वह हो जाएगा आपका साथी ऑप्शन सी शैवाल। ठीक है, शैवाल हो जाएगा जो कि खेतों में घुलने और साथियों रसायन की अत्यधिक मात्रा में फूलने फलने के लिए पोषण तत्वों का क्या करती है, सहयोग करती है। ठीक है, बात की जाए ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहता है कॉलेरा रोग, कॉलेरा रोग क्या होता है, वह क्या है, तो किस वजह से होता है, तो याद रखेंगे कॉलेरा रोग जो है ये आपका बैक्टीरिया द्वारा होता है। ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अगर बात की जाए बैक्टीरिया से अन्य रोग जिसमें हैजा होता है साथियों, ठीक है, हैजा किस बैक्टीरिया से होता है, तो याद रखिएगा विब्रियो बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, उसके बाद आपका प्लेग जो है, प्लेग बहुत ही यह पहले फैलता था प्लेग की बीमारी, तो यह किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो याद रखेंगे पाँच चूड़ेला प्लास्टिक के कारण होता है। ठीक है, ये सभी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो कहता है पुरुष में प्राथमिक यौन अंग सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है। ध्यान देंगे यह बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा साथी क्या, तो वृषण। ठीक है, वृषण जो है यह आपका होता है, याद रखिएगा। मानव एक क्या है, तो लिंग प्राणी है, यह आपका जरायु होते हैं और मादा में जनन अंग 12 से 15 वर्ष की आयु में तथा नर में 15 से 18 वर्ष की आयु में क्रियाशील होती है। तो ये सारे चीज़ों को याद रखिएगा, यह सभी आप फैक्ट आपसे पूछा जाएगा। बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। कहता है शिवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं वह तो कौन सा है, तो याद रखेंगे वह है आपका ऑप्शन ए क्लोरेला। ठीक है, क्लोरेला जो है यह आपका हो जाएगा। लेमिनी नामक शैवाल में साथियों क्या पाया जाता है, तो आयोडीन प्राप्त किया जाता है और यह भी आप लोग याद रखेगा। अब आगे बात की जाए तो आगे आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट है आपका ब्रेड बनाने में डैश उपयोग किया जाता है। ब्रेड बनाने में जो साथी क्या करते हैं, तो याद रखेंगे सेक्रोमाइसिस सेरेविस जो है यह आपका उपयोग में लाया जाता है। अब यह क्या है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों कि पेनिसिलियम कोर्मोबी तथा पेनिसिलियम रोकफोर्टी कवक का एक उपयोग पनीर बनाने के काम में लाया जाता है। ईस्ट के विटामिन बी प्राप्त किया जाता है, यह भी आप सब याद रखिएगा। चलिए उसके बाद अगर बात की जाए तो थोड़ा सा एक बात आपको बता देते हैं कि आपका जो साइंस का लेवल है बहुत ही हाई है, बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि साइंस को आप लोग नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि यह हम खुद एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि साइंस का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो इसको अगर नज़रअंदाज कीजिएगा तो फिर आप कंपटीशन से फेंका जाएगा बाहर। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरे क्लास को देखा करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बहुत ढूंढ कर चीज़ लाते हैं हम, ताकि आपका लेवल हाई का लाते हैं, ताकि आप उस चीज़ों को कर सकें। और इस बात से हम भी खपा हैं कि आयोग बीपीएससी के आयोग द्वारा इतना लेवल का प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। नॉर्मल एक टीचर बनने वाले हैं, कोई भी हम हो या फिर कोई भी हो, उनके लिए यह अधिकारी बनने योग्य वाला जो प्रश्न है यह बिल्कुल भी नहीं पूछना चाहिए था। लेकिन यह गलती है, आयोग बदमाशी कर रही है, इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं। चलिए फिर भी कोई बात नहीं है, जो वो करना चाहती है करेगा अपना, हम लोग अपना काम करेंगे। जितना ज़्यादा वो हमसे संघर्ष करवाएगा हम उतना बेहतर बनते चलेंगे, ये भी बात है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे अगर बात की जाए तो याद रखेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कॉन्ट्रेल अवक्षेपण का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका साथी क्या, ऑप्शन ए धुएं गैस से कार्बन कणों को अपेक्षित करने में इसका प्रयोग किया जाता है। बात की जाए यहाँ ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो कहता है जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रवाहन दर्शाने की क्रिया को कहते हैं। साथ ही इसका राइट आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका सुपोषण हो जाएगा।
ठीक है। जल के पोषण समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल भ्रमण दर्शाने की क्रिया को सुपोषण कहते हैं। सुपोषण का सबसे उल्लेखनीय प्रभाव शैवाल में आता है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। सुपोषण के कारण बनने वाली मानवीय गतिविधियां के उदाहरण निम्न है, जिसमें आप देख सकते हैं क्या भी है, तो कृषि उर्वरक का उपयोग है, सीधा सीवेज डिस्चार्ज है, ये सभी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए निम्नलिखित में से कौन सा आकृष्टीय लिए है, आकृष्टीय है, यह आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे आपका कांच जो है यह आकृष्टीय है, इसको याद रखिएगा। वे ठोस जिनमें अवनीय कणों का एक निश्चित तथा अनिवनीय व्यवस्था होती है उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इसको आप लोग परिभाषा को याद रखेंगे। बात की जाए आगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कणों के बीच आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित पदार्थों को अवस्थित करें। इसका यहाँ पे आप लोग को सजाना है, तो इसका राइट आंसर जो है वह आपका हाइड्रोजन दूध शर्करा है, जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, यह आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात की जाए तो कहता है अपच में उपचार के लिए निम्न में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी साथियों, अम्ल तणनाशक जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात की जाए, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ कि अपच में उपचार के लिए अल्प तणनाशक जो है यह प्रकार दवाओं का उपयोग किया जाता है, जिसमें अगर बात की जाए तो एंटासिड आता है। उदाहरण के लिए अगर बात की जाए तो सोडियम कार्बोनेट आता है, मैग्नीशियम हाइड्राइड आता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आता है, ये सभी आते हैं। ठीक है, प्रति जैविक जीवाणु संक्रमण को रोकने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं का इसमें प्रयोग किया जाता है। और याद रखेंगे प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिल की जो खोज की थी वह किन्होंने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था और आपको कम कहीं बुक में मिलेगा, इसलिए हम बताते आपका कोशिश की कि बता दें। अगर बात की जाए नेक्स्ट तो कहता है सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ऊन के उष्मारोधी होने का कारण क्या है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका साथियों, ऊनी रेशों के बीच वायु फंसे होती है और वायु उष्मा रोधी होती है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊन जो अगर बात की जाए तो ऊन उष्मा की कुचालक होते हैं और इसके रेशों के बीच बहुत सारी हवा बंद हो जाती है। हवा ऊन से सबसे अधिक होती है उष्मा की कुचालक, इसलिए हमारे शरीर से पैदा होने वाली उष्मा अधिक मात्रा में बाहर नहीं निकल पाती है और हमें क्या होता है, तो गर्मी का अनुभव होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जब ठंड में स्वेटर को पहनते हैं तो यह हमारा कारण होता है जो कि हमें ठंड नहीं लगता है। ठीक है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मुक्त मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का नवीनतम समय कौन सा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर ध्यान दीजिएगा, तो आप सभी को पता भी होना चाहिए कि अक्टूबर से दिसंबर होता है, जो कि बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की एक सही प्रक्रिया है और एक सही समय होता है। ठीक है, जिसको एपिक कल्चर, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, तो एपिक कल्चर कहते हैं, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। रबी की फसल सामान्यतः अक्टूबर नवंबर के महीने में होती है साथियों, यह भी बात आप लोग याद रखिएगा। और इन फसलों की बुआई जो होती है वह कब होती है, तो आपको याद रखना होगा कि यह आपका गर्म वातावरण की समय में होता है। अगर बात की जाए इस समय किस किस फसल की बुआई होती है, तो गेहूं होता है, जौ होता है, आलू होता है, चना होता है, मसूर होता है, मटर होता है, ये सभी होता है, सरसों होता है, ये सभी होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ आप लोग बढ़ते चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको क्लियर होने दीजिए, आपका क्लियर होगा तो आपको दिख जाएगा। देखिए, कहता है मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ है वह क्या है, तो याद रखिएगा स्वांगीकरण का जो अर्थ है वो हो जाएगा आपका साथियों क्या, तो पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात की जाए ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कहता है प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी साथियों, 15 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो यह भी याद रखिएगा
रखिएगा आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 1 अप्रैल को याद रखेंगे कि मूर्खता दिवस मनाया जाता है। 23 को क्या मानते हैं, तो 23 अक्टूबर को साथियों राष्ट्रीय तिल दिवस मनाया जाता है। और याद रखिएगा आपका 5 दिसंबर जो है इस दिन को क्या मनाते हैं, तो इस दिन विश्व मुद्रा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सारे दिवस को याद रखिएगा, महत्वपूर्ण दिवस है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो मुद्रा के दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा एक बार आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन को समझिएगा तभी आंसर को समझ पाएगा। मुद्रा के दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया है, यह कहना चाह रहा है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। साथियों 1 जून 1964 को क्या हुआ था, तो मुद्रा का दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा जो है यह 1 जून 1964 को पैसा के रूप में लागू हो गया था। याद रखिएगा 1 अप्रैल 1997 को भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली प्रचलित आई थी और वर्ष 1957 से 64 तक साथियों टकसाल के से उत्पादित पैसा को नया पैसा कहा जाता था। ये सारे इतिहास को आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिटी ऑफ रेड्स के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है, तो याद रखना होगा आप सभी को, यह मैक्सिको सिटी का नाम जाना जाता है। मैक्सिको सिटी जो है यह आपका सिटी ऑफ रेड्स के नाम से जाना जाता है। मैक्सिको एक कहाँ है साथियों, तो उत्तर अमेरिका में स्थित है और इसकी राजधानी आपको मैक्सिको सिटी है। ठीक है, तो ये सभी की चीज़ों को याद रखिएगा। बात की जाए अगर आगे, तो यहाँ पे आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका पोस्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। पोस्ट शब्द का जो प्रयोग किया जाता है साथियों, यह आपका याद रखना होगा कि गोल्फ में किया जाता है। यह बात आप लोग याद रखिएगा। गोल्फ खेल से संबंधित शब्दावली जिसमें अगर आपसे पूछा जाए तो ऐसे होता है, एड्रेस होता है, अवे होता है, बैंक होता है, नाइट होता है, वर्डी होता है, ये सभी जो है शब्दावली आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है आपका लॉफर ब्लॉक। लॉफर वक्र जो है यह संबंध दर्शाता है किससे, तो याद रखना है इसको राइट आंसर जो है वो आपका कर दर और राजस्व, कर दर और राजस्व जो है इससे संबंधित है। तो याद रखेंगे। बात की जाए अगर इसके बारे में तो यहाँ समझ लीजिएगा थोड़ा सा कि अर्थशास्त्री आर्थर लॉफर ने कर दर और राजस्व प्राप्ति के लिए मध्य एक सिद्धांत प्रतिपादन किया था, इसीलिए इसका नाम कर दर और राजस्व पड़ा है। ठीक है, बात की जाए यहाँ ध्यान दीजिएगा, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। नाबार्ड की जो स्थापना की गई थी यह आपका कब की गई थी, तो 1982 में की गई थी। याद रखिएगा 12 जुलाई 1982 में की गई थी, जो कि देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए वित्त व्यवस्था करने हेतु शीघ्र यह संस्था नाबार्ड नामक संस्था का बनाया गया था। अगर बात की जाए साथियों नाबार्ड का पूरा नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। ठीक है, नाबार्ड का। बात की जाए नेक्स्ट प्रश्न की, तो कहता है दक्षिण भारत में स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था। इंपॉर्टेंट है और याद रखने होगा आप सभी को कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, बात कीजिए अगर इसके बारे में तो याद रखना होगा कि दक्षिण भारत में स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो 1337 में हुआ था। 1337 ईस्वी में हुआ था साथियों, 47 ईस्वी में 47 ईस्वी में हुआ था। और साथियों अलाउद्दीन हसन और बहन शाह द्वारा इसका क्या किया गया था, तो इस साम्राज्य की स्थापना की गई थी। दक्षिण भारत में विजयनगर स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम के द्वारा साथियों किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किया गया था। ठीक है, तो ये सारे के सारे चीज़ों को याद रखेगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है। अफ्रीका में नहीं है कुछ कहा जा रहा है आपसे, तो याद रखना होगा आप सभी को कि साथियों अमेजन जो है यह क्या है, तो यह आपका अफ्रीका में नहीं है। अमेजन नदी का उद्गम साथियों अगर बात की जाए तो यह कहाँ पे है, तो याद रखना होगा एंडीज पर्वत से होता है। ठीक है, अमेजन नदी का मुहाना जो है यह अटलांटिक महासागर में है। और अमेजन नदी की बात की जाए तो यह अफवाह क्षेत्र व जल आयात की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी व दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो इतना आप लोग फैक्ट को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे
आइसोसाइट रेखा का संबंध है किससे, तो याद रखेंगे आइसोसाइट जो रेखा है यह आपका किससे संबंधित है, तो यह आपका वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा से संबंधित है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन कि चेंचू जनजाति विद्रोह दक्षिण भारत के किस क्षेत्र का जनजाति विद्रोह है। ठीक है, इसका विद्रोह था, सॉरी, ठीक है, पहले फिर से एक बार बात कर जाए तो कहता है चेंचू जनजाति विद्रोह दक्षिण भारत के किस क्षेत्र का जनजातीय विद्रोह था, यह प्रश्न आपसे किया जा रहा है। तो याद रखना होगा आप सबको कि यह आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है साथियों, आंध्र प्रदेश का जनजाति था, याद रखना होगा। वर्ष 1921-22 में साथियों आंध्र प्रदेश के नल्ला मल्ला, ठीक है, नल्ला मल्ला पहाड़ी क्षेत्र में हुए जनजातीय विद्रोह में साथियों चेचू विद्रोह हुआ था। याद रखिएगा, चेचू विद्रोह के अगर बात की जाए तो के महन्नू थोड़ा सा अटपटा नाम है, इसलिए आप लोग सोच रहे होंगे कि सर क्या क्या बोल रहे हो, लेकिन यह सच्चाई है जो हम बोल रहे हैं। के मंथु है, के मंथु है साथियों, याद रखिएगा। के मंथु के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था, इसको याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात की जाए, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कहता है शिक्षा के क्षेत्र की हार्टोग समिति किस वर्ष गठित की गई थी। शिक्षा के क्षेत्र की हार्टोग समिति जो है यह किस वर्ष गठित की गई थी, तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में साथियों हार्टोग समिति की क्या किया गया था, तो गठन किया गया था। और वर्ष 1929 ईस्वी में सर फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में इस शिक्षा विकास पर रिपोर्ट देने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, इसलिए इसे हार्टोग समिति कहा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे चलते हैं हम। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे जो आपका प्रश्न है वह कहता है निम्न में से किस लौह एक्स में लौह का अंश प्रतिशत सबसे अधिक होता है। ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा क्या, तो वो हो जाएगा आपका साथियों ऑप्शन ए मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नेटाइट में लोहे का अंश जो है वह 72% होता है, और मैग्नेटाइट में लोहे का अंश 60 से 70% तक होता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, मैग्नेटाइट में साथियों 72% होता है, और हेमेटाइट में आपका क्या होता है, तो 60 से 70% होता है। ठीक है, ये बात हम कहना चाह रहे थे, थोड़ा सा हम एक ही चीज़ बोल दिए थे, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। साता आना निम्न में से किस देश की स्थानीय पवन है। ध्यान दीजिएगा, सांता आना यह जो है किस देश की स्थानीय पवन है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका की है। संयुक्त राज्य अमेरिका की ही याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात की जाए तो यामो जो है यह जापान की गर्म और शुष्क स्थानीय पवन है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा जापान के बारे में। उसके बाद अगर बात की जाए तो यह याद नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि पटना कलम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पटना कलम एक है क्या, एक जो है पटना कलम एक है डैश क्या है, तो याद रखिएगा पटना कलम जो है वह आपका हो जाएगा साथियों क्या है, तो चित्रकला शैली है। पटना कलम आपका बीपीएससी मेंस का साथियों यह क्या है, तो एक टॉपिक है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात की जाए इसके बारे में तो आगे अगर बात करते हैं, पटना कलम का विकास मुगल वंश के पतन के बाद हुआ था, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, पटना कलम के बारे में ये सब बात को आप लोग याद रखेंगे। और पटना कलम में दैनिक जीवन से संबंधित चित्रों की बहुलता को दर्शाया गया है। यमुना प्रसाद, दीनदयाल, महादेव प्रसाद या फ़कीर चंद आदि जो व्यक्ति हैं साथियों ये पटना कलर के जो हैं क्या हैं, तो प्रमुख चित्रकार हैं। इन सबको आप लोग नाम याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अक्षांश का 1 डिग्री लगभग डैश किलोमीटर के बराबर होता है। अक्षांश का 1 डिग्री जो है साथियों यह किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा 111 डिग्री के बराबर होता है। 111 किलोमीटर के बराबर होता है 1 डिग्री। ठीक है, विषुवत वृत्त के उत्तर या फिर दक्षिण दिशा में स्थिर किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं, इस बात को याद रखेंगे। विषुवत वृत्त आप सबको पता होगा 0 डिग्री से अक्षांश को प्रदर्शित करता है। ठीक है, कि कौन सा डिग्री से, तो 0 डिग्री से। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था,
याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी का वास्तविक जो नाम था वह था आपका क्या, तो याद रखेंगे उनका नाम था आपका मूलशंकर। ठीक है, इसको याद रखिएगा साथियों, मूलशंकर उनका बचपन का नाम था, याद रखिएगा। 1824 में यह सब लिखते चलिएगा। 1824 में साथियों स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था और गुजरात में कहाँ हुआ था, तो मिर्वी रियासत के ब्रह्मा स्कूल में हुआ था। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथियों आपसे, वह है आपका डेट्रॉयल औद्योगिक नगर किस देश को कहा जाता है। डेट्रॉयल जो औद्योगिक नगर है यह किस देश को कहा जाता है, तो यह आपका हो जाएगा कौन सा, याद रखिएगा यह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका को कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेट्रॉयल औद्योगिक नगर संयुक्त राज्य अमेरिका को कहा जाता है। और साथियों यह भी याद रखेंगे कि डेट्रॉयल औद्योगिक नगर जो है यह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के मिशिगन राज्य में सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। ठीक है, तो यह भी आप लोग फैक्ट को याद रखेंगे, ये सभी आपका फैक्ट है। वर्ष 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था, तो इसका मुख्य जो कारण था वह आपका क्या था, तो याद रखिएगा वह कारण आपका था साथियों भीड़ न उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा कांड जो हुआ था, आपका चौरी चौरा कांड हुआ था साथियों। इस कांड में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया गया था, जो मतलब बहुत ही अहिंसात्मक हो जाता है, जो कि साथियों गांधी जी नहीं चाहते हैं। और इस वजह से वह क्या करते हैं, तो इस असहयोग आंदोलन को क्या करते हैं, रोक देते हैं। ठीक है, आगे बात की जाए तो वित्त आयोग में कुल कितने व्यक्ति होते हैं। वित्त आयोग में जो व्यक्ति होते हैं वो कितने होते हैं, तो 5 होते हैं, याद रखेगा कुल 5 व्यक्ति होते हैं। अनुच्छेद 228 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों के लिए किया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ये बात को आप लोग याद रखेंगे। निम्न में से कौन राष्ट्रपति बनने के पहले उपराष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें से आपका राइट आंसर जो है वह हो जाएगा कौन सा, तो वह आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। वो क्या थे, तो पहले वह उपराष्ट्रपति थे, उसके बाद वह राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए आगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था, याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा साथियों क्या, तो संगम। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे पहला जो था वह संगम वंश था, याद रखिएगा। ठीक है, बात की जाए आगे तो याद रखेंगे संगम वंश के बारे में कि विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापना हुआ था 1336 में हरिहर बुक्का ने किया था मिलकर। ठीक है, हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम दोनों भाई थे और इन वंश का नाम संगम वंश था। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो मुगल शासक अकबर किस वर्ष कश्मीर पर अधिकार किया था। ठीक है, कश्मीर की बात की जा रही है कि मुगल शासक अकबर के द्वारा कब अधिकार किया गया था, तो याद रखना होगा आप सभी को कि यह आपका 1586 में करता है। ठीक है, 1586 में कश्मीर पर अधिकार करता है। अकबर ने कश्मीर पर अधिकार करने का कार्य कासिम खां और राजा भगवान दास को सैन्य संचालन हेतु सौंपा था, तो यह भी आप लोग याद रखेंगे। अगर बात की जाए आगे तो कहता है निम्न में से किस विद्वान का यह मानना था कि आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत क्षेत्र था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा ये बहुत ही। तिब्बत अगर बात की जाए आर्यों के बारे में, कहाँ गया ये आर्य, एक सेकेंड, यह आर्य, हाँ यहाँ पे हैं आर्य। ये आर्य के बारे में अगर बात की जाए साथियों तो ये आर्य कहाँ से आए थे, इस पर बहुत विवाद रहा है। बहुत बड़े बड़े विद्वान बहुत अपने अपने इस पर तर्क दिए हैं, तो इसको याद रखिएगा। थोड़ा सा यह प्रश्न 100% मुझे लगता है कि आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये किसने कहा है, तो यह आपका कहा है किसने, तो मैक्स मुलर ने कहा है। ठीक है, मैक्स मुलर ने कहा है कि वह तिब्बत क्षेत्र से आए थे, और याद रखिएगा इनके जो कहा गया कथन है इसको ज़्यादा मान्यता दिया जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब बात की जाए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यहाँ ध्यान देंगे कि शिल्पदेव किस वेद का उपदेव है। शिल्पदेव किस वेद का उपदेव है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आपका कौन सा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथी ऑप्शन नंबर डी, याद रखने होगा आप सभी को, अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप सब लोग याद रखेंगे साथियों। अगर बात की जाए तो अथर्ववेद और ऋग्वेद और
आपका यजुर्वेद हो जो, यह आपका क्या है, तो यह इसका उपवेद है, यह भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आगे अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे ध्यान देंगे, कहता है राज्य निर्वाचन आयोग निम्न में से किसके निर्वाचन का कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, तो याद रखना होगा आप सभी को कि यह हो जाएगा आपका पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था का क्या करता है, तो यह निर्वाचन करता है, याद रखना होगा आप सभी को। ठीक है, अगर बात की जाए साथियों कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कौन करते हैं, तो राज्यपाल करते हैं, यह भी आप लोग याद रखेगा। ठीक है, और यह भी याद रखेगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के में साथियों राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उल्लेख मिलता है। तो ये सारी बात को आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात की जाए, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट, कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब की हुई थी, तो याद रखेंगे यह जो अभियान हुआ था साथियों, यह कब हुआ था, तो 26 अक्टूबर आपका 2019 को हुआ था। ठीक है, तो यह आप लोग याद रखेंगे, जब आपका साथियों लोक विधानसभा का चुनाव होने वाला था 2019 में, उसी समय इसको इस लक्ष्य को रखा गया था, जो कि आज तक क्या होगा है, आज तक यह पूर्ति नहीं हो पाया है मूल रूप से। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कहता है देव समाज का संस्थापक कौन थे। साथियों देव समाज का जो संस्थापक थे वह थे आपका कौन, तो याद रखेंगे इसका हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, इसको याद रखिएगा कब किया गया था, तो 80-70 में साथियों। ठीक है, 80-70 में किया गया था, इस बात को आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस समाज का उद्देश्य क्या था, तो देव शास्त्र नामक पुस्तक में संकलित दिया गया है, यह भी आप लोग याद रखेगा। आपसे पूछ देगा कि देव समाज का जो उद्देश्य था वह किस पुस्तक में मिलता है, तो याद रखेंगे देव समाज देव शास्त्र नामक पुस्तक में। मूक नायक समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा करवाया गया था, याद रखेंगे मूक नायक की जो समाचार पत्र था साथियों, यह आपका किसके द्वारा किया गया था, तो यह आपका भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था, इस बात को याद रखेंगे। इस समाचार पत्र का प्रकाशन जनवरी 1920 से प्रारंभ हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह पहला समाचार पत्र था, और याद रखना होगा आप सभी को कि 1927 में इन्होंने बहिष्कृत भारत नामक एक समाचार पत्र का संपादन किया था, तो यह भी आप लोग याद रखेगा। ठीक है, ये दो समाचार पत्र हो गया, एक 1920 में, एक 1927 में। तीसरा आपका याद रखना होगा साथियों कि 1930 में बहिष्कृत भारत को जनता के नाम से प्रकाशित किया गया, और 1955 से जनता का नाम प्रबुद्ध भारत कर दिया गया। तो ये चार कथन आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन बिहार के कृषक नेता थे। बिहार के कृषक नेता जो थे वह कौन थे, तो आप सबको यह बात पता होना चाहिए कि वह कौन थे, तो आपका हो जाएगा साथियों वह थे आपका उपयुक्त में से सभी। ठीक है, स्वामी विद्यानंद भी थे, कार्यानंद शर्मा थे, और आपका स्वामी सहजानंद भी थे। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो आपका स्वामी सहजानंद हो जाएंगे, इस बात को याद रखेगा। ठीक है, इस बात को आप सब लोग याद रखेगा साथियों कि स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना भी की गई थी, जो कि 11 अप्रैल 1936 को। और स्वामी सहजानंद ने बिहार में अगर बात की जाए तो बिहार में रेवड़ा और मझियावाड़ा के बकासत संघर्ष सत्याग्रह, इसका मतलब होता है, में भाग लिया था। बाद में किसान मजदूर आंदोलन के महत्वपूर्ण सदस्य अगर बात की जाए तो पंडित कार्यानंद शर्मा भी थे। ठीक है, वे बिहार के बेगूसराय जिले के रहने वाले थे। यह इसको याद रखना होगा आप सभी को। स्वामी विद्यानंद का अगर बात की जाए तो इन्होंने क्या किया था साथियों, इन्होंने 1919 से 1922 के बीच दरभंगा में महाराज के कृषि एवं वन नीति के विरोध में कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये सारी के सारे जो है आपका उपयुक्त सभी के सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, याद रखना होगा आप सबको। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कहता है किसने चंपारण के किसानों की दुर्दशा को लेखन द्वारा दुखी आत्मा एवं दुखी हृदय जैसे उपनामों के माध्यम से उजागर किया था। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि यह जो हो जाएगा आपका पीर मोहम्मद मुनीस हो जाएंगे। इन्होंने अपने रचनाओं में क्या किया है, तो चंपारण के जो किसानों का दुर्दशा था, वहाँ के जो किसानों की व्यथा थी, उसको अपने साथियों उपनामों में क्या किया है, उजागर किया है।
ठीक है, इसको याद रखिएगा। बात की जाए अगर आगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कपास की काली मिट्टी ब्लैक कॉटन सॉइल को क्या कहा जाता है, तो इसको याद रखेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान देंगे नेक्स्ट प्रश्नों पे, तो यहाँ कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इनमें से कौन से खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है, तो याद रखना होगा आप सभी को कि वह हो जाएगा आपका थोरियम। ठीक है, थोरियम जो है साथियों यह खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है। थोरियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है जो कि आप सबको याद रखिएगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कहता है दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है, वो आपका हो जाएगा साथियों महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखना होगा मैं आपको महाराष्ट्र के बारे में। तो गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य करता है साथियों, उत्तर प्रदेश राज्य करता है, यह भी याद रखना होगा आपको। उसके बाद अगर बात की जाए तो भारत में प्राकृतिक रबर का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तो यह केरल राज्य करता है। तो ये सभी चीज़ याद रखेगा, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। निम्न में से किसे पूर्ण जागरण का अग्रदूत माना जाता है, साथ ही याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का, ये सभी के सभी क्वेश्चन है, इसको सही याद रखने होगा आप सभी को कि यह हो जाएंगे आपका कौन, निम्न में से किसे पूर्ण जागरण का अग्रदूत माना जाता है, तो यह आपका हो जाएगा साथियों कौन, तो याद रखेंगे आपका दांते। ठीक है, इटली के महान कवि थे दांते, उनको पूर्ण जागरण का अग्रदूत माना जाता है। पूर्ण जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है साथियों, जहां दांतों का जन्म हुआ था। दांतों ने अगर बात की जाए तो दांतों में टस्कन भाषा में डिवाइड कॉमेडी नामक काव्य लिखा था, जो कि स्वर्ण और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन करता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ आप लोग याद रखिएगा, कोई भी पुस्तक में नहीं मिलेगा, ओपन चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि हम दिन भर किताबें पढ़ते रहते हैं। ठीक है साथियों, तो ये सारे के सारे चीज़ों को आप लोग लिखते चलिएगा। बात की जाए आगे तो कहता है किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था, किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था, तो याद रखना होगा आप सभी को, वह हो जाएगा आपका साथियों 1934 में। ठीक है, सॉरी 1943 में। ठीक है, 1943 में साथियों सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था। जुलाई 1943 में साथियों आज़ाद हिंद फौज नामक एक सुपर कमांडर का भी इन्होंने गठन किया था, याद रखना होगा आप सभी को। आज़ाद हिंद फौज का साथियों प्रथम डिवीज़न अगर बात की जाए तो कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में बनाया गया था, यह भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात की जाए तो नेक्स्ट कहता है आपसे कि संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, वह कौन सा लक्षण है, तो वो याद रखना होगा आप सभी को कि एक संघ एवं राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन जो है यह संघीय सरकार का महत्वपूर्ण लक्षण है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मंद का नशा मूल्यांकन करके बजट बनाना कहलाता है क्या, तो याद रखेंगे इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है साथियों आपका जीरो बेस्ड बजटिंग। ठीक है, क्या कहते हैं, जीरो बेस्ड बजटिंग कहते हैं। शून्य आधारित बजट का प्रारूप अमेरिका के शास्त्री पीटर पायर के द्वारा तैयार किया गया था पहली बार, और शून्य आधारित बजट में बजट अनुमान शून्य से प्रारंभ किए जाते हैं, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर बात की जाए तो यदि राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान निकाल दिया जाए तो शेष बराबर होगा क्या, याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्राथमिक घाटा, जो कि इम्पॉर्टेंट है। याद रखिएगा सरकार हर साल बजट के में एक निश्चित राशि का प्रावधान पूर्व में लिए गए ऋणों का ब्याज चुकाने के लिए करती है। याद रखना होगा आप सबको कि ब्याज चुकता करने का पर खर्च की गई राशि को जब राजकोषीय घाटा से घटा दिया जाता है तो उसे प्राथमिक घाटा कहा जाता है। ठीक है, प्राथमिक घाटा इक्वल टू राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा जब भी आपका साथियों बजट पेश होगा राज्य का देश का, तो इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या कराई थी, औरंगजेब ने साथियों याद रखना होगा आप सबको कि यह किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी, तो यह गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी, याद रखेंगे। यह जो कि कौन थे साथियों, तो यह सिख धर्म के 9वें धर्म गुरु थे, 9वें गुरु थे तेग बहादुर, जिनका 1675 ईस्वी में मृत्यु दंड हुआ था।
ठीक है, इसको याद रखिएगा आप सब। अगर बात की जाए आगे तो 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल सांस्कृत्यायन किस क्षेत्र में सक्रिय थे? इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो याद रखिएगा यह थे आपका छपरा जिला में। ठीक है, बिहार का छपरा जिला है साथियों, इस क्षेत्र में यह क्या थे तो सक्रिय थे, याद रखना होगा आप सबको। अगर बात की जाए आगे तो ये ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य है। बांग्लादेश से जो सीमा से अपना भारत का जो राज्य लगता है कौन कौन सा राज्य है, तो याद रखेंगे सबसे पहले हो जाएगा आपका साथियों कौन सा, तो ऑप्शन सी मेघालय है, असम है, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा है। ठीक है, ये सभी राज्य हैं, याद रखेगा। अगर पूछा जाए आपसे कि बांग्लादेश का सीमा कितना लंबा है साथियों, जो कि अपने राज्य से कितना ज़्यादा सीमा निर्धारित करती है, तो याद रखेंगे बांग्लादेश से साथियों भारत का 4,996 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जो कि त्रिपुरा बांग्लादेश के 3 ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, तो यह भी आपसे याद रखेगा, ये सभी के सभी चीज़। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू की गई थी, याद रखेंगे कब की गई थी, तो यह था आपका साथियों आपका क्या था, तो अप्रैल 2010 में की गई थी पूर्ण रूप से। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो था साथियों, यह जो अप्रैल 2010 में लागू हुआ था और 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया है, जो में सर्व शिक्षा अधिनियम 2020 से 2001 में लागू किया गया था। ठीक है, तो ये सारे आप लोग बात को याद रखेंगे। अगर बात की जाए नेक्स्ट तो कहता है कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण है किसका, तो याद रखेंगे कल्याणकारी राज्य जो है ये आपका क्या हो जाएगा, तो उदारवादी और समाजवाद का क्या है संश्लेषण है, इस बात को याद रखेंगे। राज्य प्रशासन जो लोक के कल्याण पर आधारित होते हैं उसे क्या कहते हैं साथियों, तो लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य का साथियों अगर बात की जाए तो इसमें राज्य सरकार की राज्य का यह दायित्व होगा कि उसके अंदर उसके राज्य के जितने भी जनता है वह खुशहाल रहें, वह राज्य के जनता का क्या हो विकास हो, राज्य के जनता के विकास की बात की जाए, इसको लोक कल्याणकारी कहते हैं। लोगों का कल्याण करना ही लोक कल्याणकारी राज्य कहलाता है। बात की जाए आगे तो कहता है ध्यान दीजिएगा, संसद में भारतीय राष्ट्रपति का पर महाभियोग एक क्या है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी साथियों अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है और महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यह भी याद रखना होगा आपको। अगर बात की जाए तो यह भी याद रखेंगे कि जिस सदन में पहले यह प्रस्ताव लाया जाएगा उस सदन का कम से कम 1/4 भाग क्या है 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर प्रस्ताव पर होना चाहिए, अन्यथा यह नहीं महाभियोग क्या हो जाएगा साथियों रद्द हो जाएगा। ठीक है, कौन सा देश विश्व टेक का सदस्य नहीं है, विश्व टेक का जो सदस्य नहीं है वह आपका कौन सा देश है, तो याद रखेंगे मालदीव। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है विश्व टेक, जिसका पूरा रूप बंगाल की खाड़ी हुए क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पर टिका हुआ है साथियों। तो याद रखना होगा कि बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या फिर समीपी देशों की एक आर्थिक सहयोग संगठन है यह। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा तो याद रखेंगे आप। चलिए ध्यान देंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है। बिहार में जो कृषि का स्वरूप है साथियों वो आपका क्या है, तो याद रखना होगा आपका केवल 1 जो है यह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है तो याद रखेंगे जीवन यापन है साथियों, याद रखना होगा आप सभी को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार में अगर बात की जाए कृषि के बारे में तो यह जीवनोपार्जन का साधन है और बिहार राज्य में साथियों याद रखना होगा आपको 79,346 लाख जो है साथियों इस इतने हेक्टेयर भूमि पर कृषि योग्य है, आप सबको याद रखना होगा। बिहार में आपको याद रखना होगा साथियों कि 56.03 लाख हेक्टेयर पर खेती होती है और बिहार में 43.86 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा है। तो ये सभी डाटा को आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो कहता है साथियों प्रति व्यक्ति आय के मापदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे किया गया है और याद रखना होगा आप सभी को, आप सभी भावी टीचर बनने वाले हैं बिहार राज्य के, तो बिहार के आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों को आप सबको जानना बहुत ही ज़रूरी होगा ताकि आप अपने राज्य का किस प्रकार से विकास करेंगे यह आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे हेल्प कर सकता है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों
वह हो जाएगा आपका मधेपुरा। ठीक है, मधेपुरा जो है साथियों यह सबसे क्या है तो प्रति व्यक्ति आय के मापदंड के अनुसार सबसे गरीब जिला है, याद रखिएगा। ठीक है, यह किस आधार पे किया जा रहा है तो याद रखेंगे बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2015 और 16 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार यह बात कही जाती है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था, याद रखना होगा आप सभी को कि यह आपका बम्बई में हुआ था। ठीक है, क्योंकि बम्बई में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसलिए सबसे पहला अधिवेशन वहीं हुआ था, याद रखना होगा आप सभी को। ठीक है, कब हुआ था तो यह भी याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को आयोजित हुआ था। जिस दिन कांग्रेस का स्थापना हुआ था उसी दिन पहला अधिवेशन हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं हम, तो आगे है आपका, यहाँ ध्यान दीजिएगा, वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे कौन, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस साथियों 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, इसको याद रखेगा। और 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को पहली बार अध्यक्ष बनाया गया था। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कहाँ पे मतलब इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो वो अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो याद रखेंगे वो कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था आपका हरिपुरा में। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर बात की जाए तो कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नांकित में से कौन सम्मिलित है, आपको सम्मिलित करना सूची 1 और सूची 2 में। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सूची 1 और सूची 2 में आपको सम्मिलित करना है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपका राइट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा साथियों उपयुक्त में से सभी सम्मिलित। यह सभी क्या है, सभी सम्मिलित हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब जो है पशु मेला यह सोनपुर में होता है, आप सबको पता होगा। सौराष्ट्र मेला मधुबनी में, विवाह पंचमी मेला जो सीतामढ़ी में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका डी हो गया है। अब आपका आता है करंट अफेयर का कुछ प्रश्न है जो कि समसामयिक के है, तो याद रखेंगे जनवरी 2023 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं, इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, अनिल कुमार लाहोटी हो जाएंगे साथियों। यह कब बने हैं तो जनवरी 2023 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं, इसको याद रखेगा। बात की जाए नेक्स्ट, तो कहता है नेक्स्ट जो कि किस देश ने 1 जनवरी 2023 से 1 वर्ष के लिए वासेनार व्यवस्था के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण की थी, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। ठीक है, भारत ने साथियों 1 जनवरी 2023 से एक नए वर्ष के लिए वासेनार व्यवस्था के रूप में पूर्ण सत्र की अध्यक्षता का ग्रहण किया था। और याद रखना होगा कि यह 42वें सदस्य एक स्वैच्छिक निर्वाचन नियंत्रण स्वास्थ्य है जो कि साथियों पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाले सामानों के हस्तांतरण की निगरानी करता है। ठीक है, इसको याद रखेगा। बात की जाए नेक्स्ट, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप सभी लोग। यह जो है आपका किसको, तो उत्तराखंड को मिला था, याद रखिएगा। ठीक है, उत्तराखंड को मिला था साथियों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बात की जाए तो भारतीय सेना ने जनवरी 2023 में अभ्यास त्रिशास्त्रीय प्रहार संयुक्त प्रशिक्षण का आयोजन कहाँ किया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा आप सबको कि यह जो हुआ था आपका उत्तरी बंगाल में हुआ था साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभ्यास त्रिशास्त्रीय जो है यह प्रहार का उद्देश्य क्या था, तो सेना, भारतीय वायुसेना और आपका साथियों बीएसएफ के सभी हथियारों और सेवाओं को शामिल करते हुए एक नेटवर्क एकीकृत वातावरण में नवीनतम हथियारों का उपकरण का उपयोग करके सुरक्षा बलों को युद्ध तत्परता का अभ्यास कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए तो नेक्स्ट है आपका कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन के लिए कर्नाटक में स्थापित मतदान केंद्रों पर कुल संख्या कितनी थी, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि यह हाल ही में हुआ है, आपका लगभग 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है इसका परिणाम आया है। तो इसका राइट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा कौन सा, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों 58,282 हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है,
अगर बात की जाए कि इसमें अलग अलग पार्टियों को जिसमें कुछ किस पार्टी को कितना सीट मिला है, तो याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 135 सीट मिला है, भारतीय जनता पार्टी को कुल 66 सीट मिला है, जनता दल को 19 सीट मिला है और अन्य को 4 सीट मिला है। तो ये आप लोग यहाँ पे पूरा डिटेल याद रखेंगे आप। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में 75वें किग्रा वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए साथियों, क्या लवलीना बेरगोहेन जो है इनका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात की जाए ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो कहता है विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2023 कब मनाया गया। याद रखेंगे इसको, आप लोग 29 अप्रैल को मनाया गया था साथियों। ठीक है, हर साल अप्रैल के आखिरी शनिवार को यह दिवस एक अलग थीम के साथ मनाया जाता है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद 68वें हुई फिल्म फेयर पुरस्कार में किस फिल्म के सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया था, याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी साथियों, गंगूबाई काठियावाड़ी को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बात की जाए आगे तो एक्जिम बैंक के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं, तो याद रखेंगे एक्सिस बैंक के जो वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंधक बने हैं वो आपका कौन बने हैं, तो याद रखना होगा आपका हर्ष वंजारी बने हैं। ठीक है, कौन बने हैं, तो हर्षा वंजारी बने हैं साथियों, याद रखिएगा। अगर बात की जाए अंतिम जो आपका जीएस का प्रश्न है आपका नेक्स्ट, उसका है पुस्तक वॉर एंड वुमेन किसने लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका हो जाएगा साथियों डॉक्टर एम.एन. हसन के द्वारा लिखा गया है ये। ठीक है, इस पुस्तक में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान युद्ध अपराधों की व्याख्या भी की गई है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार से आपका जीएस का प्रश्न होता है समाप्त साथियों। अब फटाफट हम चलते हैं मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों पे। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को हम आपके सामने हल कर देंगे, आप लोग फटाफट उसको पीडीएफ को ले लीजिएगा और घर बैठ के फटाफट बनाते चलिएगा आप। ठीक है, तो ये फटाफट जो हम बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप में एनर्जी बना रहे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग मस्ती करते हुए चीज़ों को पढ़ते चलिएगा तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड आप लोग रुक जाइएगा यहाँ पे, थोड़ा सा हम 1 मिनट कहाँ तक है देख लेते हैं आपका। चलिए यहाँ तक आपका है, तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आपका ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो है आपका प्रश्न नंबर 1 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, तो फटाफट आप लोग लगाते चलिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, थर्ड क्वेश्चन का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फोर्थ क्वेश्चन का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, और इस पीडीएफ को ज़रूर से ज़रूर आप लोग ले लीजिएगा ताकि आपको बनाने में हेल्प मिले। ठीक है, और इस आंसर को जो हम लगा रहे हैं इस आंसर को आप लोग ज़रूर मिलान कीजिएगा। अगर बात की जाए आगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 5वां का जो है उसका आंसर हो जाएगा सी, छठा का हो जाएगा आपका ए, 7वां का हो जाएगा आपका सी, 8वां का हो जाएगा आपका बी, 9वां का हो जाएगा आपका ए। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका 10वां प्रश्न का हो जाएगा, 10वां प्रश्न का क्या हो जाएगा, 10वां प्रश्न का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा और 11वां का आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं, तो आगे है आपका ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर 12 है साथियों, 12 का हो जाएगा आपका कौन सा, तो बी हो जाएगा 12 का, और आपका 13 जो है उसका आपका हो जाएगा डी। 14 नंबर प्रश्नों पे चलें तो 14 नंबर प्रश्न का हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा 14 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आपका बी। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न का आपका बी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न का आपका ए हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न का आपका साथियों याद रखना होगा ए हो जाएगा। और 18 नंबर प्रश्न का आपका सी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न का आपका सी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न का आपका ध्यान देना होगा कि 20 नंबर प्रश्न का आपका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 20 नंबर प्रश्न का आपका क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न पे आप ध्यान देंगे, 21 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो 21 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आपका डी। ठीक है, डी हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 22 नंबर प्रश्न आपका हो जाएगा सी, सी हो जाएगा।
ध्यान देंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 23 नंबर जो आपका प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 24 नंबर क्वेश्चन है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 25 नंबर क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 26 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 27 नंबर पे अगर चलें तो 27 नंबर का भी आपका ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं तो 28 नंबर पे बात करते हैं। 28 नंबर जो क्वेश्चन है आपका उसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। 29 का साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 30 का जो है ऑप्शन साथियों 30 का जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 का साथियों आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 32 का आपका ऑप्शन साथियों डी हो जाएगा। और आपका 32 का डी हो जाएगा साथियों। 32 का डी हो जाएगा। 33 का आपका ए हो जाएगा। 34 का आपका साथियों ऑप्शन सी हो जाएगा। 35 का आपका डी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 35 का आपका डी हो जाएगा। और 36 का भी आपका साथियों यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे आप सभी लोग। फटाफट आप लोग क्वेश्चन को घर पे बनाइएगा और फिर हमें कमेंट में बताइएगा साथियों, या फिर टेलीग्राम पे भी आप लोग अपना आंसर को दे सकते हैं ताकि हम चेक करेंगे। तो आपको शायद अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे सही हो सकता है। चलिए उसके बाद अगर बात की जाए तो आपका 38 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 39 का साथियों आपका क्या हो जाएगा तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और 41 का आपका साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग ऑप्शन को सही करते चलिएगा, आगे आप लोग घर पे बनाते चलिएगा। 43 का आपको याद रखना होगा कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 44 का ऑप्शन ए हो जाएगा। और 45 का आपका ऑप्शन हो जाएगा साथियों क्या तो 45 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 45 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 47 की अगर बात की जाए तो 47 का आपको याद रखना होगा कि यहाँ पे 47 का जो है 46 का आपका साथियों डी हो जाएगा। 47 का आपका भी डी हो जाएगा। और 48 का आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। 49 का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 49 का साथियों आपका हो जाएगा डी। 49 का आपका डी हो जाएगा। और 50 का आपका हो जाएगा साथियों जो कि अंतिम आपका है इसका बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका प्रैक्टिस सेट नंबर होता है 5 समाप्त साथियों। आप लोग पीडीएफ को लिए टेलीग्राम को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। थोड़ा सा आज का क्लास बड़ा चल गया है तो आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा। नेक्स्ट अगर आप लोग को साथियों कल के क्लास में मिलेंगे तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।